परमाणु हमारे परितः जो पदार्थ उपलब्ध है, हमारे परितः उपस्थित विभिन्न पदार्थ या विभिन्न वस्तुएं अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, तो जो हमारे परितः जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन छोटे कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अर्थात ये जो विभिन्न पदार्थ हैं हमारे परितः वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं डाल्टन ने परमाणु को लेकर क्या कहा, डाल्टन का क्या कहना था परमाणु को लेकर के। देखिए, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म, अविभाज्य और संरचना विहीन कण होता है। डाल्टन के अनुसार देखिए, डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण है, अविभाज्य है और उसकी कोई संरचना नहीं होती है, अर्थात परमाणु संरचना विहीन कण होता है। परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म, अविभाज्य तथा संरचना विहीन कण होता है, ठीक है। तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु की कोई संरचना नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कालांतर में जे थॉम्सन के विसर्जन नली का प्रयोग और गोल्डस्टीन द्वारा उन्हीं के प्रयोग को छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग करते हुए दोहराए जाने के बाद यह पता चला कि परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई। बाद में रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज की गई, चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया और इस प्रकार से कालांतर में यह प्रमाणित हुआ कि परमाणु संरचना विहीन नहीं होता, बल्कि परमाणु की एक सुसंगठित संरचना होती है। इनकी यह बात कि परमाणु संरचना विहीन होता है, यह गलत साबित हुई। परमाणु की क्या होती है? संरचना युक्त होता है, इसकी सुसंगठित संरचना होती है, सुसंगठित संरचना होती है। परमाणु की एक सुसंगठित संरचना होती है, ठीक है। तो परमाणु संरचना विहीन कण नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन तत्व में 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, H11, H12 और H13। हाइड्रोजन तत्व में 3 प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो ये जो पहला परमाणु है H11, इसमें प्रोटॉन तो 1 होता है
इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो पहला तत्व है, हाइड्रोजन परमाणु का ये जो पहला तत्व है, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो जो प्रोटियम होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो पहला समस्थानिक प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है, इसके पास जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी हाइड्रोजन के अन्य जो दो परमाणु हैं, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, वह जितने प्रकृति में अन्य पाए जाने वाले परमाणु हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन का जो साधारण समस्थानिक है, प्रोटियम को छोड़कर अन्य जितने परमाणु प्रकृति में ज्ञात हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन के साधारण समस्थानिक, हाइड्रोजन के साधारण समस्थानिक, और उस साधारण समस्थानिक का नाम क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम को छोड़कर अर्थात प्रोटियम में ऐसा नहीं होता। समस्त ज्ञात परमाणुओं में, समस्त ज्ञात तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक सब एटॉमिक कण यानी कि उप परमाणुवीय कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, केवल हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, जिसको क्या कहते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम को छोड़ करके जितने ज्ञात तत्व हैं, सभी में क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल करके ये बने होते हैं। आगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज देखेंगे, फिर प्रोटॉन की खोज देखेंगे, फिर न्यूट्रॉन की खोज। इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज पे चर्चा करेंगे। उसके बाद परमाणु किस प्रकार का बना होता है उस पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन। देखिए, कैथोड किरणों की खोज पे चर्चा इसलिए हम करेंगे कि कैथोड किरणों की खोज के बाद ही इलेक्ट्रॉन की खोज संभव हो पाई। तो देखते हैं, वैसे तो कैथोड किरणों की खोज से संबंधित जो प्रयोग है, प्रारंभ में जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिकों द्वारा
किया गया था, लेकिन बाद में इसी प्रयोग को जे थॉम्सन ने रिपीट किया और फिर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देखिए जे थॉम्सन ने क्या किया, एक कांच की बड़ी सी नलिका लिया, लगभग 1 मीटर बड़ी कांच की नलिका लिया और इसमें जो है दोनों किनारों पर धातु की 2 प्लेटें लगा दी, धातु की 2 प्लेटें लगा दी और इसको उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया, उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर एक पंप लगाया जिसको हम निर्वात पंप कहते हैं। उस पंप के माध्यम से अंदर की हवा को बाहर निकाल दिया। जब अंदर की हवा को बाहर निकाल दिया तो अंदर का दाब कम हो गया, अंदर का दाब कम हो गया और अंदर का जो दाब था 10⁻³ mm मरकरी से 10⁻⁴ mm मरकरी के बीच में रखा गया। ठीक है, ये दाब रखा गया। उसके बाद 10,000 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करते हुए इस प्रयोग को दोहराया गया और इन्होंने एक एनोड को, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जोड़ दिया, उस पर ऋण आवेश आ गया। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उस पर धन आवेश आ गया और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसे कैथोड कहा गया और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उसे एनोड कहा गया, एनोड कहा गया। और जब जो है, अच्छा, नलिका के अंदर जो है इन्होंने एक प्रदीप्तशील पदार्थ की परत लगा दी। नलिका के अंदर, पूरी नलिका में एक प्रदीप्तशील पदार्थ की परत लगा दी थी। प्रदीप्तशील पदार्थ कौन सा था? जिंक सल्फाइड था। और इसकी क्या विशेषता होती है? जब इस पे कोई किरण गिरती है तो यह चमक उठता है। प्रदीप्तशील पर्दा, और ये किसका था? प्रदीप्तशील पर्दा, प्रदीप्तशील पर्दा था। और ये किसका बना था? जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का। और जब इन्होंने बैटरी को जोड़ा, सर्किट पूरा किया, तो ये देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रही थी। कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रही थी। अब चूंकि ये अदृश्य थी तो कैसे पता चला कि कैथोड, ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं? क्योंकि एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर यहाँ हल्का नीला चमक उत्पन्न होने लगा और हल्की नीली चमक जो थी हल्के नीले रंग की थी। हल्के नीले रंग की चमक आने का कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि इधर चमक है, इसका मतलब इधर से कुछ किरणें कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ चल रही है। क्योंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, जे थॉम्सन ने, जो वैज्ञानिक इस प्रयोग को किए थे, उनका नाम था जे थॉम्सन। क्या नाम था? जे थॉम्सन। जे थॉम्सन ने इस प्रयोग को किया था। जे थॉम्सन ने क्या किया? इस प्रयोग को क्या कहते हैं? विसर्जन नलिका प्रयोग। इस प्रयोग का नाम विसर्जन नलिका प्रयोग, नलिका प्रयोग, विसर्जन नलिका प्रयोग। ठीक है। तो जे थॉम्सन ने
क्या किया, कांच की लगभग 1 मीटर लंबी कांच की एक नलिका लिया और उसके दोनों किनारों पर धातु की 2 प्लेटें लगा दी। ये प्लेटें लगा दी जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसे कैथोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसे एनोड कहा गया। और जब स्विच ऑन किया गया, बैटरी का सर्किट क्लोज किया गया, तो ये देखा गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं और इन्हीं किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणों कहा गया। ठीक है। बाद में कैथोड किरणों के गुणों का जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि कैथोड किरणें वास्तव में तरंग नहीं होती हैं, बल्कि अति सूक्ष्म, गतिशील, तीव्रगामी, तीव्रता से चलते हुए कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया, जे थॉम्सन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। बाद में नेगेट्रॉन के लिए दूसरा नाम यूज किया गया, अब वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं बच्चों, इस प्रयोग के विषय में 2 लाइन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जे थॉम्सन ने विसर्जन नलिका प्रयोग में यह पाया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं, जिन्हें जो है कैथोड किरणें नाम दिया गया। विसर्जन नलिका प्रयोग, नलिका प्रयोग में यह पाया गया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। एनोड की तरफ चलती हैं। तथा विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती है। हल्की नीली चमक उत्पन्न करती है। जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड किरणें, इन्हें क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। ठीक है। तो इस अदृश्य किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें कहा गया इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। ये रहा कैथोड किरणों की खोज से संबंधित। अब बच्चों, कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, जे थॉम्सन ने। कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन के आधार पर जे थॉम्सन ने यह बताया कि कैथोड किरणें जो है अत्यंत छोटे ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका नाम उन्होंने निगेट्रॉन रखा। निगेट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि इन कणों पर ऋणावेश था।
बाद में इनके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर इनका नाम निगेट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो अगला पॉइंट फिर से ध्यान दीजिए, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद यह पाया कि कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि अत्यंत छोटे तीव्रगामी कणों से मिलकर, तेजी से चलने वाले कणों से मिलकर बनी होती है। और इन कणों को क्या नाम दिया गया? उन्होंने ऋणावेशित होने के कारण निगेट्रॉन नाम दिया। और बाद में इनके यानी कि निगेट्रॉन के विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो अगला बिंदु देखते हैं, जे थॉमसन द्वारा कैथोड कणों के कैथोड किरणों के गुणों के अध्ययन के आधार पर गुणों का अध्ययन करके यह पाया कि ये किरणें यानी कैथोड किरणें कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते, तो ये क्या होते हैं? बल्कि यह अत्यंत छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, बल्कि ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? निगेट्रॉन कहा गया। क्यों? क्योंकि इस पे ऋणावेश है। ट्रॉन कहा गया, ठीक है ना? तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निगेट्रॉन नाम किसने दिया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया? निगेट्रॉन। क्यों इसको निगेट्रॉन नाम दिया गया? क्योंकि इस पर ऋणावेश उपस्थित था। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निगेट्रॉन नाम दिया गया। बाद में इसके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर इसे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। इसके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर इसके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर बाद में इसे क्या कहा गया? बाद में इसे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्यों इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया? क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय गुण होता है।
विद्युत चुंबकीय गुण यह प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब आते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के गुण देखे जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गुण देखा जाए, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश देखा जाए, और यह समस्त सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन का मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का गुण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है मुलिकन नामक वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसके निर्धारण से संबंधित जो प्रयोग उन्होंने किया था उसको मुलिकन का तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट यही देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी देखेंगे, ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण मुलिकन नामक साइंटिस्ट द्वारा किया गया था, और जो प्रयोग उन्होंने इस के निर्धारण यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के निर्धारण से संबंधित जो प्रयोग उन्होंने किया था उसे मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मुलिकन द्वारा निर्धारित किया गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्वारा निर्धारित किया गया? मुलिकन द्वारा, ठीक है, निर्धारित किया गया। द्रव्यमान निर्धारण से संबंधित जो प्रयोग उन्होंने किया था, जिस प्रयोग के आधार पर द्रव्यमान का निर्धारण किया गया था उसको मुलिकन का तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। द्रव्यमान निर्धारण से संबंधित प्रयोग को द्रव्यमान निर्धारण से संबंधित प्रयोग को मुलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। यानी इसी प्रयोग के आधार पर, किस प्रयोग के आधार पर? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किया था। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इसका आवेश जो है अगर हम देखें तो 9.108 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.108 into 10⁻28 ग्राम, या हम कहें कि ये होता है 9.108 into 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से, हाइड्रोजन परमाणु
के द्रव्यमान से कितना 1837 गुना अधिक होता है। ये रहा। तो ये ध्यान देंगे, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, इसका हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट हाइड्रोजन परमाणु, एक मिनट ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1/1837 गुना होता है। 1/1837 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना 1/1837वां हिस्सा होता है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1837 गुना छोटा है। या हम कहें हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, देखिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास किसका हाइड्रोजन परमाणु का बटे मास किसका इलेक्ट्रॉन का, ये 1837 होता है। हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो 1837, इलेक्ट्रॉन को ऊपर करेंगे हाइड्रोजन को नीचे तो 1/1837। अब देखिए जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में अनेक प्रकार की गैसों को भर करके कैथोड किरणें उत्पन्न की, अर्थात तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाता है, अर्थात यह परमाणु का मूलभूत कण होता है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में विभिन्न प्रकार की गैसों को भर करके इस प्रयोग को दोहराया और हर गैस के साथ ये पाया कि एक ही जैसे कैथोड किरणें मिलती हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें परमाणु का मूलभूत घटक होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। परमाणु में ये कण अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है। तो अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है समस्त परमाणुओं में पाया जाता है। तो समस्त परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, अर्थात यह परमाणु का क्या है, मूलभूत कण है। ठीक है ना, हर परमाणु में ये पाया जाता है। और इसी के साथ आज की क्लास बच्चों खत्म करते हैं। कल हम धन किरणों या एनोड किरणें तथा प्रोटॉन की खोज पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज इसी पर बंद करते हैं। सभी को ढेर सारा धन्यवाद। अपने परीक्षा की आप लोग तैयारी करते रहिए।